नमस्कार साथियों। केमिस्ट्री के एक शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार साबित होंगे। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपने टेस्ट को। हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपना द्विगिंशीय क्वांटम संख्या व्यक्त करती है। ऑप्शंस है अपने पास इलेक्ट्रॉन के E/m अनुपात को, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को और चुंबकीय संवेग को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। द्विगिंशीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को व्यक्त करती है। एक पॉइंट और है इसमें, चक्रण, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इसको व्यक्त करती है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? चक्रण क्वांटम संख्या। एक पॉइंट है इसमें, चुंबकीय संवेग, चुंबकीय संवेग को व्यक्त करती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, एक परमाणु की क्वांटम संख्याओं को किसके आधार पर व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है अपने पास हुंड का नियम, अफबाउ सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो दोस्तों, एक परमाणु की क्वांटम संख्याओं को पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत ये था कि कोई भी परमाणु जिसका कोई भी इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होती हैं। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। इससे हम क्वांटम संख्याओं को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक परमाणु का धनावेश होता है, पूरे परमाणु पर फैला रहता है, नाभिक के चारों ओर वितरित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नाभिक में केंद्रित होता है। कोई भी परमाणु हो, उसका धनावेश नाभिक में स्थित होता है, क्योंकि नाभिक पाया जाता है मध्य में, बीच में। इसके चारों ओर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं, यानी चारों ओर घूमते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन या फिर धनावेश जो नाभिक में संकेंद्रित रहता है, नाभिक में इकट्ठा रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना, हाँ, एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या व्यक्त करती है कक्षक के आकार को, चक्रण कोणीय संवेग को, कक्षकीय कोणीय संवेग को और कक्षकों का त्रिविमीय अभिविन्यास को। दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? n। ये व्यक्त करती है कक्षक के आकार को। किसके आकार को? कक्षक के आकार को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कक्षक का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, कौन सी क्वांटम संख्या श्रोडिंगर समीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अपने पास मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। दोस्तों, श्रोडिंगर समीकरण है, इससे 3 क्वांटम संख्याएं उत्पन्न की गई थी। इसने कितनी क्वांटम संख्या बताई थी? 3 क्वांटम संख्याएं बताई थी। मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ये किससे संबंधित है? श्रोडिंगर समीकरण या श्रोडिंगर समीकरण से संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर 4, चक्रण क्वांटम संख्या, जो श्रोडिंगर समीकरण से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n=4 में उपस्थित l=3 वाले कक्षकों की कुल संख्या है। n जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जो कोश को व्यक्त करती है, किसको व्यक्त करती है? कोश को व्यक्त करती है। l जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या होती है, यह उपकोश को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? उपकोश को व्यक्त करती है। तो यहाँ पे ये l बराबर कितना है?
एल बराबर है 3। एल बराबर कितना है 3। इसके लिए हम लोगों को कक्षकों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों हम शुरू से देखते हैं। दोस्तों एल बराबर अगर 0 हो तो कौन सा उपकोष होगा, एस उपकोष। एल बराबर 1 हो तो पी, एल बराबर 2 हो तो डी, एल बराबर 3 हो तो होगा एफ। एल बराबर 3 हो तो इसका मतलब क्या होता है, एफ। 0 का एस, अगर एल बराबर 1 आ जाए तो उसका मतलब पी उपकोष, एल बराबर 2 आ जाए तो डी उपकोष, और एल बराबर 3 आ जाए तो एफ उपकोष। और एफ उपकोष के अंदर 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7। तो एल बराबर 3 के लिए जो कक्षकों की कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इट्स क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान है। तो ऑप्शन है अपने पास, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा देता हूँ इसका। दोस्तों पोटेशियम, पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 19। कितना होता है, 19। पोटेशियम का प्रतीक होता है के। पोटेशियम का प्रतीक क्या है, के। पोटेशियम के बाह्यतम कोष में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन 4s1। बाह्यतम कोष में क्या पाया जाएगा, 4s1। तो इसके लिए n का मान तो हो जाएगा 4। n का मान हो जाएगा 4, जो सभी ऑप्शन में, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और इसमें s उपकोष पाया जाता है। कौन सा उपकोष पाया जाता है, s। s के लिए l का मान क्या होता है, s के लिए l का मान होता है 0। तो यहाँ पे 0 किस में है, पहले 4 आएगा फिर 0। तो 4 0 इसमें है और इसमें है। अगर l का मान अगर 0 हो, l से निकलता है m, l से क्या निकलता है m, m बराबर होता है निगेटिव l टू पॉजिटिव l, निगेटिव l टू पॉजिटिव l, यानी m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका मान निकाला जाता है l से। l यानी कि द्विगुणीय क्वांटम संख्या। तो दोस्तों l का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि m बराबर होता है निगेटिव l टू पॉजिटिव l। तो यहाँ पे 0 तो पॉजिटिव निगेटिव में होता है नहीं, तो यहाँ पे m का मान भी क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर 3 में m का मान भी क्या है, 0। और इसका चक्रण कितना है, +1/2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 4 0 0 और +1/2। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है। एनोड किरणें होती हैं, इनकी प्रकृति किस पर निर्भर करती है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन है अपने पास, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पर, सॉरी इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर, डिस्चार्ज नली की प्रकृति पर, और उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर। दोस्तों एनोड किरणें होती है वो प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात किसके लिए अधिकतम होता है। आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात मतलब E/m। E/m का मान किसके लिए ज़्यादा होता है। ऑप्शन है अपने पास, प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा कण के लिए। तो दोस्तों E/m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। अगर द्रव्यमान कम होगा तो E/m का मान बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है E/m का अनुपात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नाभिक का आकार मापा जाता है। ऑप्शन है अपने पास, एएमयू में, एंगस्ट्रॉम में, फर्मी में, सेंटीमीटर में।
दोस्तों नाभिक का आकार मापा जाता है फर्मी में। नाभिक के आकार को मापने की जो यूनिट है वो क्या होगी? फर्मी। फर्मी, एक फर्मी कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? एक फर्मी बराबर एक एफ बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। और एंगस्ट्रॉम का भी आपको पता होना चाहिए। एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या कितना होता है? 10⁻10 मीटर। तो दोस्तों नाभिक का आकार तो होता है फर्मी की कोटि का, और जो परमाणु होता है इसका आकार होता है एंगस्ट्रॉम की कोटि का। किसकी कोटि का? एंगस्ट्रॉम की कोटि का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है इससे कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी आने वाली लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही टॉपिक वाइज टेस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।